बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला ना आना काबिल तशवीश है और मुज़ाकरात जो है तअत्तुल का शिकार नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि वफाकी वज़ारतों और इदारों में 1.5 लाख असामियाँ जो हैं ख़त्म कर दी गई हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। क्या बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सकता है? ये मैं तो कभी भी इन मुज़ाकरात को मैंने संजीदा नहीं लिया। इसमें देखें, जो एक बात अच्छी है ना इस वक्त वो ये है कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्योंकि ये अरेंजमेंट कहीं फंस गया है जाके, ठीक है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, वो यानी ये मामला सड़कों पे ये कोई इंतशार की सूरत, वो रंग इसमें अब नहीं है। अब इसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रुख पे इसने जाना है, लेकिन दो रास्ते ऐसे हैं जो खुले हुए हैं। एक रास्ता तो ये है कि मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते, नाकाम हो जाते हैं, क्या होता है उसका। एक तो ये है मामला, होते हैं कामयाब होते हैं तो कैसे हो, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, फ़ायदा होता है, नहीं तो छोड़ दें इस चीज़ को। दूसरा, अदालतों से क्या फ़ैसला आता है, क्या नहीं आता, अपीलें होती हैं उसका। तो जो भी कुछ हो रहा है उसके नतीजे में ये जो कुरम के वाक़यात थे, जो कि एक बहुत यानी अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई। मैं हमेशा कहता हूँ ये सिक्योरिटी और जो आपके है ना इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी और ये कांस्टेंट है, ये 24 घंटे का होता है। ये नहीं होता कि अच्छा जी इस वक्त सिक्योरिटी अच्छी है, इस वक्त जो है वो ख़राब है। वो सिक्योरिटी हर वक्त हाई अलर्ट होता है, मुल्क हर वक्त हाई अलर्ट होते हैं, पुलिस हर वक्त हाई अलर्ट होती है, ठीक है ना। तो उसमें मईशत हर वक्त जो है ना, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट जो पहिए चल रहे होते हैं, पुलिस, आपकी अदालतें, ये सारा ये कॉन्स्टेंट्स है। असल बात ये है सारी कि ये मामला जो है ये इंतशार की तरफ न चल रहा है। मुल्क के सड़कों पे लोग और जो अभी चल रहा था पिछले दिनों, बाकी पॉलिटिकल टर्मोइल है, बड़ा शिद्दत के साथ है, मेरे ख्याल से बदतरीन पॉलिटिकल टर्मोइल है। लेकिन वो पॉलिटिकल टर्मोइल के खात्मे का जो रास्ता है, वो मुज़ाकरात का होना ना होना, नाकाम हो जाना, फिर क्या होता है कि अदालतें मतलब वो जो है ना वो मतलब मारकुटाई की सूरत में नहीं हो रहा। तो ये एक बात इसमें मुस्बत है, क्योंकि आपकी सरहदें, आपके ये कुरम के वाक़यात और आपका सोशल अनरेस्ट ऑलरेडी मौजूद है, जो जिसमें ये जल्द मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि पॉलिटिकल टर्मोइल, अरेंजमेंट क्या बातें करते हैं आपस में, ये तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह मामला तय करते हैं, आपस में इख्तलाफात होते हैं नहीं होते, क्या होता है, लेकिन इससे हम निकलें, क्योंकि अमेंडमेंट क्राइसिस है, ठीक है। तो ये इसमें एक खुशाइंद बात है। मैं उसको बाकी मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात के नतीजे में या इसको 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 वाली खबरें, दोनों साइड्स हैं, हुकूमत है और जो खान साहब हैं, उन्होंने एक सख्त पोजीशन ली हुई है। हुकूमत तो खैर अरेंजमेंट तो जाहिर है कि वो उनके साथ तो मामला नहीं है, जो भी ये तो जैसे भी तय होते हैं, जो रंग होता है उसका, वो 2-4 दिन 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जो है वो एक जैसे कहना चाहिए ना कि वो पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसके नतीजे में मईशत भी सफ़र कर रही है, सब कर रहा है, सारे स्टेट ऑर्गन सफ़र कर रहे हैं और अवाम भी कर रहे हैं। लेकिन सड़कों पे कम से कम जो है वो एक पुरतशद्दुद वाक़यात हमें नज़र नहीं आ रहे। तो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है अगले चंद दिनों में, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इसका कोई बेहतर रास्ता निकले। बहुत कुछ हो रहा है खत्ते में, बहुत शिद्दत के साथ हो रहा है, और मैं बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप कहते हैं कि ये क्या, ये तो वक्त ही नहीं था इन चीज़ों का, मतलब बिल्कुल आप कहते हैं कि इस वक्त ये किसी और वक्त हो जाता, इस वक्त में ये पॉलिटिकल टर्मोइल क्यों क्रिएट हुआ है। लेकिन फिर उसके साथ ही कई मुल्कों में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल, बदतरीन पॉलिटिकल टर्मोइल एक साथ क्रिएट हो गया है। तो आप कहते हैं अच्छा वो कैसे निपट रहे हैं, वो कहते हैं हमने तो खैर बस ऐसे ही खड़ा कर दिया ना अपना, जो कि बगैर वजह के, जो कि हंगर गेम है। बाकी मुल्कों में हंगर गेम्स नहीं हो रहे। अगर कनाडा में कोई टर्मोइल है या साउथ कोरिया में, तो वो हंगर गेम नहीं है, यहाँ हंगर गेम्स हैं, ठीक है ना। यहाँ हंगर गेम्स की वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल है। अच्छा, तो ज़रा पहले तो जनाब पहले तो बहुत अफसोसनाक जो ज़लज़ला है
चाइना के अंदर, और उसमें 100 से ज़्यादा जो है वो लोगों के जहाँ बहक होने की इतलात हैं। तो चाइना के अंदर इतना बड़ा एक आफत आई है, तो उनके लिए, उनके साथ हमदर्दियाँ भी, और उनके साथ जो भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से यकीन कोई ना कोई मतलब है कि इमदाद तो नहीं, चाइना को इमदाद तो नहीं, लेकिन इस मौके पे जाहिर है कि जो भी हमसे पॉसिबल हुआ, इमदाद हो या जो भी हो, मतलब चाइना के लिए यकीनन पाकिस्तान से जाएगा, चाहे वो अलामती हो। चाइना इतना बड़ा मुल्क है कि उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलामती तौर पे यकीनन हमारी तरफ से उनको ये जो भयानक ज़लज़ला आया वहाँ पे 100 से ज़्यादा उसमें लोग जाने गई हैं, तो हमारी तरफ से कोई ना कोई इमदाद भी जाए शायद, और हो सकता है दुआएं और बाकी तो सारी हमारी तरफ से चीज़ें उनके लिए। दूसरी जो बात है वो मुबारकबाद जनाब, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है बिलाखिर सर्टिफाई हो गए कल, ठीक है, और कल जो है वो मुश्किल तरीन फरीज़ा सर अंजाम दिया कैमिला हैरिस ने। उस इजलास की उन्होंने सदारत की, जिस इजलास में उन्होंने कहा कि मैं हार गई हूँ। मैं ये तो नहीं कहा कि मैं हार गई हूँ, बार उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो जीत गए हैं। वहाँ पे JD Vance मौजूद थे, जो नायब सदर हैं अगले, वो मौजूद थे, मुस्कुरा रहे थे, और कांग्रेस, और आधे घंटे कार्रवाई चली और बड़े तरीके से चली, बड़ी, यानी उसमें कोई, यानी 6 जनवरी 2021 को जो मामला थे आज से 4 साल पहले, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। और उस वक्त तो एक जाहिर है कि एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया था जो बड़ा अनहोना था। ये वाक़या भी बड़ा अनहोना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं थे ही नहीं इस रेस में। तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और बाइडन की रुखसती, यानी पहले ट्रंप की वापसी एक अनहोना वाक़या, और फिर बाइडन की रुखसती दूसरा अनहोना वाक़या, और कैमिला हैरिस तो फिर ऐसे मतलब है कि वो मेन पहिया तो नहीं थी ना, तो स्टेप नहीं थी, वो तो वैसे ही फारिग हो गई। तो ये है कि ये बाइडन आ गए जनाब, और बाइडन साहब जो है वो भरपूर अंदाज में उनकी सर्टिफिकेशन भी हो गई, और वो सारा संभाले। अब जनाब उनके बड़े साहबजादे, अब मैं कनाडा में आता हूँ, और कनाडा में क्या फटा पड़ा है। कनाडा का फटा भी ख़त्म नहीं हुआ। ये जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके इस्तीफे के बावजूद एक फटा है, अभी उस तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन पहले अगला निशाना जनाब ये है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो कि उनकी पहली अहलिया इवाना ट्रंप, अच्छा इवाना को और इवेंका को नहीं बुलाना चाहिए आपस में, जो इवाना है वो जो है वो पहली वाइफ, जिनसे एरिक ट्रंप जूनियर भी हैं, और इवेंका जो है, इवेंका ट्रंप भी हैं, जो कि जैरेड कुशनर की वाइफ है, ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं बहन भाई, ये एक साथ हैं, एरिक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और इवेंका। तो जो एरिक हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन में एरिक का इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बहुत अरसे से मैं बात तो कर रहा हूँ, जैरेड कुशनर ज़रा पीछे रहेंगे और एरिक आगे आएंगे इसमें। एरिक जो है इस ट्रंप जो 2.0 है, इसमें एरिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि नायब सदर को भी एरिक लेकर आए हैं, इलॉन मस्क, मतलब एरिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एडमिन में। और जैरेड कुशनर जो है थोड़ा सा बैकसीट पे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे वो, लेकिन टीम चूँकि सारी जो बनाई है वो, और कंपेनिंग और ये सारा सिलसिला चूँकि एरिक ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने किया है, तो इसलिए जो जैरेड कुशनर है वो ज़रा पीछे रहेंगे माजी के बरक्स। अब जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं, जो सबसे बड़े बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये जैसे ही जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफ़ा सामने आया, अच्छा ये ध्यान में रखें कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, अभी वज़ीर आज़म वो हैं, उन्होंने लिबरल पार्टी की सदारत से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और अभी वो वज़ीर आज़म हैं। और वहाँ पर क्या केओस खड़ा है, मैं उसके बाद में आता हूँ, लेकिन पहले इस बात को मुकम्मल करते हैं कि डोनाल्ड जूनियर ने क्या साथ किया। वो जनाब पहुँच गए ग्रीनलैंड। ये वो ग्रीनलैंड है जिसके बारे में उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो डेनमार्क ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था।
तो ये जो है ये पहुंच गए वहाँ पे ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जो कि बर आज़म नहीं है, सबसे बड़ा जजीरा जो कि बर आज़म नहीं है, ठीक है, और डेनमार्क के अंडर है। अच्छा, जो कि डेनमार्क, यानी आप इस तरह समझ लेना कि ये जो है ये डेनमार्क के अंडर है और ये अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को तय नहीं कर सकता ग्रीनलैंड, ये उसके लिए डेनमार्क का पाबंद है। और ये जो डेनमार्क, अच्छा वहाँ पे उनके वज़ीर आज़म हैं, लेकिन जो बादशाह हैं वो डेनमार्क के बादशाह उनके बादशाह हैं, लेकिन वज़ीर आज़म उनके वज़ीर आज़म अलग हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इशू जो है वो ये है कि ये जो डेनमार्क है, ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये इन मुल्कों का एक इत्तेहाद एक ज़माने में बना था जो कैल्मर यूनियन के नाम से ये मुल्क इकट्ठे हो गए थे। 200-300 साल इकट्ठे रहे। डेनमार्क की मलका थी मार्गरेट, उन्होंने ये मतलब ये मुल्क एक बड़ी सल्तनत बन गए थे एक दौर में, ठीक है। कैल्मर यूनियन थी वो यूनियन जो है ना, लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें आइसलैंड भी था, उसमें जो है वो डेनमार्क भी था, नॉर्वे था, स्वीडन था, ये सारे मुल्क जो हैं इसमें शामिल थे। तो लेकिन फिर ये ज़्यादा अरसे चला नहीं कैल्मर यूनियन, और ये इनके दरमियान पहले तो स्वीडन की जंग हुई, वो स्वीडन अलग हुआ, जो डेनमार्क और नॉर्वे काफ़ी अरसे तक साथ रहे, लेकिन फिर ये पिछली सदी के शुरू में ये भी अलग हो गए, लेकिन ग्रीनलैंड जो है इनका हिस्सा रहा। अब ग्रीनलैंड और जो डेनमार्क है उनके ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं हैं, यानी ग्रीनलैंड जो है वो भी, उसके अंदर भी आज़ादी है, एक आज़ादी उनके यहाँ पनप रही है कि हमें डेनमार्क से आज़ाद होना चाहिए। अच्छा, जो बादशाह हैं डेनमार्क के, उन्होंने ये किया आज से सिर्फ 1-2 रोज़ पहले कि उन्होंने ये जो रॉयल कोट ऑफ आर्म्स जो उनका एक अलामत होती है बादशाहत की, उसको उन्होंने कोई 500 साल के बाद तब्दील कर दिया। पहले उसमें जो है वो 3 ताज होते थे ऊपर, और उसके बाद ये है कि लेकिन उन्होंने अचानक उसमें तब्दील किया और उसमें पोलर बियर को उन्होंने ऐड कर दिया उसमें। और पोलर बियर को उन्होंने इसलिए उसमें ऐड किया कि इसमें जो है, और फरोए आइलैंड्स को, ठीक है, ये इन्होंने ऐड कर दिया ये बताने के लिए कि भाई ग्रीनलैंड की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे सामने। ये आपको नज़र आना है बियर, एक भालू, ये जो सफ़ेद रंग का, तो ये इधर नहीं है उधर है, ये पहले इस तरह से था, इस तरह से इन्होंने बड़ा करके उसको बड़े साइज़ में इन्होंने अचानक तब्दील कर दिया। 500 साल पर तब्दील किया है ये डेनमार्क के बादशाह ने अचानक, ताकि मैसेज जाए ट्रम्प को कि भाई हम यहाँ पर डेनमार्क है। लेकिन जो डेनमार्क है वो डेनमार्क के अंदर जो है वो उनकी कशीदगी है, ग्रीनलैंड की कशीदगी है डेनमार्क के साथ। यानी डेनमार्क कह रहे हैं ना कि हम ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं नॉट फॉर सेल, लेकिन हालिया दिनों में वहाँ जो एक रायमा का जो एक रायमा है वहाँ पे, वो डेनमार्क से आज़ादी चाहती है, क्योंकि डेनमार्क के साथ देखिए वहाँ पे फिर वही बात कि वहाँ पे ऑयल और गैस और मिनरल्स के बहुत बड़े ज़खायर हैं, और ये वैसे भी आर्कटिक के अंदर, और ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत बड़ी है। ग्रीनलैंड में रहने वाले चूंकि डेनमार्क के शहरी हैं, इसलिए वो सारे यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है, और डेनमार्क के शहरी हैं, प्रॉपर शहरी हैं और ईयू का हिस्सा है। अच्छा, अब इसको जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो इसको चाहते हैं कि ये अमेरिका का हिस्सा बन जाए, और उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो लोग हैं, अच्छा वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इसको खुश भी हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए ना, वो जो है वो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा मैं ख़रीद लूँगा, मैं इसको ले लूँगा और मैं इसको बनाऊँगा, ये तो अलग बात है, मगर ये है कि वो ये जब ये बात आती है ना कि इसको हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो लोग कहते हैं एक मिनट ठहर जाओ भाई, क्या बात है यार। अब जैसे उन्होंने कहा ना 51st स्टेट है कनाडा, तो एक तो ये हो गया कि वो मुसाफिर हो गए, जस्टिन ट्रूडो घर गए, फारिग हो गए टोटल, और उन्होंने अभी जो है वो लेकिन ये है कि वहाँ पर एक बात भी तो होती है ना कि एक मिनट ठहर जाओ, क्या हम अमेरिका का हिस्सा बनने वाले हैं? मतलब देखें कितने मुल्क हैं दुनिया में, अचानक किसी मुल्क को अमेरिका कहे कि हम तो चाहते हैं ये मुल्क हमारा हिस्सा बन जाए,
अब देखें जितने मुल्क अमेरिका को गालियां दे रहे हैं उनमें से कितने मुल्क हाथ खड़ा करके कहेंगे हाँ हुजूर हम आते हैं हमें अपना शहरी बना लें। मतलब आप सोचें ना कितनी बड़ी बात है कि हम अमेरिका के शहरी बन जाएं सारे, सबके पास अमेरिकी पासपोर्ट हो। तसव्वुर करें, हम तो खैर ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते, लेकिन बाकी कुछ मुल्क सोच सकते हैं ना कि भाई अमेरिकी पासपोर्ट अमेरिका। तो ये जो है ना उनका एक 51st स्टेट, तो इसके यानी एक तरह से तो ये लोगों के अंदर वो कौम परस्ती भी है, लेकिन अंदर अंदर लोग सोच भी रहे हैं कि यार एक मिनट जरा इसमें क्या मुज़ाहिका है यार, ये क्या हम कनाडा आगे पीछे दायमा हम अमेरिका में शामिल हो जाएं। और तो ये भी एक वहाँ पे सूरत हाल डेवलप हुई हुई है। बहरहाल अब वो ग्रीनलैंड पहुँच गए हैं जनाब, और ग्रीनलैंड जो है इस वक्त ग्रीनलैंड के ताल्लुकात अच्छे नहीं है डेनमार्क के साथ। और इस सूरत हाल में अभी तक तो ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हम डेनमार्क को लिबरेट करवाएंगे, आज़ादी दिलवाएंगे, डेनमार्क से आज़ादी दिलवाएंगे। अच्छा ये जहन में रहे कि जो डेनमार्क है वहाँ, सॉरी जो ग्रीनलैंड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ पर ये हुआ था कि जर्मन्स से के ख़तरे, हमले का ख़तरा था। तो जो डेनमार्क है उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी और इत्तेहादियों से कि आप यहाँ पे अपनी फ़ौजें भेज दें ताकि ग्रीनलैंड में जर्मन ना घुस जाएं। तो अमेरिका ने वहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बना ली थी, वो आज तक कायम है। और वो दुनिया के नक्शे पे सबसे जो नॉर्थ में अगर कोई अमेरिकन मिलिट्री बेस है तो वो ग्रीनलैंड में है, जो कि पैसिफिक के नाम से है। ठीक है ना, फोर्थ स्लाइड देखें और बिल्कुल आप देखें कि ये जो है ये पैसिफिक स्पेस बेस है। अच्छा इनका जो ग्रीनलैंड का जो दारुल हुकूमत है वो NUUK नोक कह सकते हैं हम उसको, वो इनका कैपिटल है। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो डेनमार्क का दारुल हुकूमत है कोपेनहेगन, उससे ज़्यादा करीब नुक जो है वो न्यूयॉर्क है। मतलब ये कुछ लोकेशन ऐसी है कि ये इधर से न्यूयॉर्क ज़्यादा करीब है और कोपेनहेगन ज़्यादा दूर है। मतलब अगर आप उसको डिस्टेंस को देखें तो ये बहरहाल अब ये अगर आप देखें तो ये बहुत डिस्टेंस नहीं है अमेरिका से, ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है, लेकिन ये बहुत बड़ा, और वो जो पैसिफिक है वहाँ पे स्पेस बेस है और वहाँ पे अमेरिकन्स मौजूद हैं। और वहाँ पे मतलब जाहिर है कि ख़ास अंदाज में वो वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ पे जाहिर है कि एक अलग थलग मकाम है, इस वहाँ पे तजर्बात भी होते होंगे मुख्तलिफ अंदाज में। कम्बैट तो नहीं है वहाँ पे ट्रूप्स, लेकिन एक बहरहाल एक वहाँ पे बड़ी बेस बनी हुई है और ये बड़ी अहम है। अब ये पूरा जजीरा जो है इसको लेने की बात हो रही है, और लेने की बात भी नहीं हो रही, आज़ादी दिलवाने की बात हो रही है कि ग्रीनलैंड जो है वो यहाँ पे ग्रीनलैंड अमेरिका जो है वो लेगा, पैसे दे के ले लेगा। या वैसे भी देखें ना डेनमार्क क्या करेगा इस वक्त, मतलब डेनमार्क की पोजीशन बड़ी अजीब है क्योंकि डेनमार्क के अगेंस्ट वहाँ ऑलरेडी एक अलहदगी पसंदी की लोगों में एक है, क्योंकि डेनमार्क ने शायद इन्वेस्टमेंट्स नहीं की और फिर एक जेनोसाइड का भी पुरानी हिस्ट्री में एक मामला है उनका तारीखी तौर पे। तो ये जो है उसकी वजह से डेनमार्क, वो जो आज़ादी वाली नुक्ता चल रहा है, तो डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा तो है कि डेनमार्क सेल के लिए नहीं है और ये वो सारा, तो वो लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो है वहाँ पहुँच गए। अच्छा उसके बाद ये जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा किसको दिया है? उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो उन्होंने, अच्छा ये नारा लगाया साथ ही उन्होंने, मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन, ये उन्होंने नारा लगाया है। और अब ग्रीनलैंड को उन्होंने कहा है कि ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह जो है ग्रेट अगेन। और किंगडम ऑफ डेनमार्क सबके जहनों में है, अमेरिकन्स को भी पता है, यूरोप को भी पता है कि वो टूट चुकी है। और फिर उसके बाद ये कि रॉयल कोट ऑफ आर्म्स का उन्होंने तब्दील किया, सब कुछ किया। अच्छा अब इसमें जो इशू है ये 300-250 साल तक ये रही थी किंगडम, इनके दरमियान ये यूनियन रही थी जब स्वीडन भी था और ये सारे मुल्क थे, फिर अलग हो गए सारे। अच्छा अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि जो एक तो फ़ौज वहाँ मौजूद है, 1940 में हिटलर से डर के फिर 1951 में प्रॉपर बेस बन गई थी, वो रिन्यूएबल होता। लेकिन असल जो बात है वो है एक खातून है जिन्हें मैरी साइमन, ये मैरी साइमन को इस्तीफ़ा दिया है। जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने मैरी साइमन को इस्तीफ़ा दिया। मैरी साइमन कौन है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैरी साइमन कौन है? मैरी साइमन एक बड़ी ज़बरदस्त खातून है
और ये जो खातून हैं ये हैं कनाडा की गवर्नर जनरल। मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि कनाडा में एक गवर्नर जनरल भी हैं और वो खातून है, उनको इस्तीफा पेश किया है। वो नुमाइंदा हैं बरतानिया के बादशाह की, यानी किंग चार्ल्स की नुमाइंदा, लेकिन उनकी वालदा जो हैं यानी क्वीन एलिज़ाबेथ ने उनके दौर में ही नॉमिनेट हुई थी। तो ये जो मैरी साइमन है ये इनको इस्तीफ़ा उन्होंने पेश किया है। इस्तीफ़ा पेश किया है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी से की सदारत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन अभी वज़ीर आज़म रहूँगा, अभी वज़ीर आज़म रहूँगा। भी इस्तीफ़ा उन्होंने, ट्रेडिशन ये है कि पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी की सदारत जो छोड़ते हैं तो साथ ही आप वज़ारत उज़्मा भी छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी की सदारत छोड़ रहा हूँ और अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरी जगह कौन सा वज़ीर आज़म आता है, उसके ऊपर बात अभी वो कर रहे हैं। तो अभी वो वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, ये अब गवर्नर जनरल हैं। अच्छा, इनकी अगर आप देखें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये है 18 स्लाइड में देखें अगर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको तरफ आइडिया होता है कि जो मैंने कल भी बात की थी ना कि हाई कमिश्नर और कॉलोनी और बरतानिया में जब लड़ाई हुई थी तो ऊपर चले गए। तो बरतानिया, वो लोग जो यानी बरतानिया के साथ थे, अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली थी, बाकी जो लोग थे वो नॉर्थ में चले गए थे। तो गवर्नर ऑफ कनाडा 18 स्लाइड में देखें तो ये है मैरी साइमन। मैरी साइमन को उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया है। इनकी स्लाइड अगर हम देखें, ये हैं, ठीक है ना, और ये बाकायदा कहलाती हैं द गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा। ये इनकी डेजिग्नेशन है, ये इनका पोजीशन। और ये आप देखें, ये इनका पोर्टफोलियो क्या है। मैरी साइमन इज द फर्स्ट Indigenous Governor General in Canada since Confederation. She was installed as the 30th Governor General of Canada. इस तारीख को उनका जो है क्या है, रोल क्या है कि उनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स थर्ड इज द किंग ऑफ कैनेडा, किंग ऑफ कैनेडा भी हैं और हेड ऑफ स्टेट भी है। गवर्नर जनरल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग इन कनाडा। ये देखें कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर कनाडा के बादशाह भी हैं और उस जो है वो किंग चार्ल्स हैं बरतानिया के, और इससे पहले क्वीन एलिज़ाबेथ थी। तो उनके जो नुमाइंदे हैं उनको इस्तीफा पेश किया है जस्टिन ट्रूडो कनाडा ने, ठीक है, और अभी तक वो किंग है, किंग ऑफ कनाडा। अच्छा, इस्तीफा पेश किया उन्होंने, और साथ ही जैसे इस्तीफा पेश किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा कह दिया कि भाई ये तो मर्जर, हमारे साथ जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तो इसी में भलाई है तुम्हारी। और मतलब उन्होंने फिर तंज किया। वो जस्टिन ट्रूडो जबरदस्त, वो क्या मतलब, उनके अंदर, पार्टी के अंदर से कोई 12 लोग रिज़ाइन कर गए पिछले 1 साल में, कोई 12 वज़ीर उनके रिज़ाइन कर गए। अब सवाल ये है कि अगले उनके कौन होंगे, क्या क्रिस्टिया फ्रीलैंड होंगी जो कि रिज़ाइन कर गई, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी पार्टी का ही कोई बंदा अगला वज़ीर आज़म, मतलब अभी फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा कनाडा। उनकी कोशिश है कि मैं अभी, क्योंकि वो है ना अभी एक्टिंग, तो उनकी कोशिश है कि अगला कोई बंदा यही हाउस चुन ले जो उनकी पार्टी का हो। तो सबसे पहले तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मार्क कार्नी है जो कि गवर्नर रहे हैं वहाँ पर बैंक ऑफ कनाडा के भी और बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी, और फिर अनीता आनंद हैं। तो ये जो शख्सियात हैं 3-4, इनमें से, और अगर इनमें से कोई भी नहीं आता तो फिर जाके जो है वो पेरी पलिवरे जो हैं वो आ जाएंगे। मेलेनी जोली भी हैं, ठीक है। मतलब 3-4 लोगों में से कोई आ सकता है। पहली उनकी कोशिश होगी कि उनकी पार्टी का कोई बंदा आ जाए, तो उस वक्त तक वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहें और पार्टी ये हाउस ही चुन ले किसी और को। यानी निगरां अबूरी से हैं, उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इस्तीफ़ा जो है वो दे रहा हूँ और अगला बंदा चुनने तक मैं रहूँगा। इस्तीफ़ा इस तरह से है, ठीक है ना, कि अगला जब वज़ीर आज़म नहीं आता तो तब तक मैं हूँ, तो वो आ जाएगा बस थोड़े दिनों में, और अगर वो नहीं आता तो ये अपोजिशन के पास चली जाएगी सीट, अपोजिशन के पास चली जाएगी, यानी कंजर्वेटिव के पास चली जाएगी। वो कंजर्वेटिव जिनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो तो पहले कह चुके हैं कि ट्रंप को आंखों में आंखें डाल के बात करनी है हमने। अच्छा, यहाँ तो ये तो अगला टारगेट आ गया जनाब, कनाडा की हुकूमत गई और अब आ गया जनाब ग्रीनलैंड। मेरा अपना ख्याल है ग्रीनलैंड को ट्रंप ले जाएंगे। उसकी वजह ये कि ग्रीनलैंड में एक तो कोई मुल्क, क्योंकि डेनमार्क जो है वो, डेनमार्क इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि, और वो उन्होंने डेनमार्क को बताया भी नहीं
वो पहुंच गए वहाँ पे, एरिक ट्रम्प बात करेंगे वहाँ लोकल, उन्होंने कहा रेफरेंडम कॉल किया जाए। वहाँ रेफरेंडम की बात हो रही है, वहाँ पर ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, अच्छा ये जो उनका दारुलहुकूमत है ना, NUU के नुक कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, ये दुनिया के सबसे छोटा दारुलहुकूमत है। इसमें 19,000 लोग रहते हैं, सिर्फ 19,000 बंदा रहता है टोटल, और बहुत बड़ा इलाका है। अब इशू ये सारा कि वो वहाँ कॉल हो रही है कि जी रेफरेंडम करवा के आज़ादी ले लो डेनमार्क। उस रेफरेंडम को अमेरिकन ज़ाहिर है सपोर्ट करेंगे कि रेफरेंडम करवाओ, क्योंकि वहाँ पहले आज़ादी की तरीके, इवन जो वज़ीर आज़म है उनके, जो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, वो ये नहीं कह रहे कि हमने डेनमार्क के साथ रहना है, वो भी आज़ादी की बात कर रहे हैं कि हमें डेनमार्क से आज़ादी चाहिए, लेकिन हम अमेरिका के लिए सेल पे नहीं है। तो अब क्या हिसाब किताब होता है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहुंच गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पहुंच गए हैं वहाँ पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, वहाँ पर कनाडा के अंदर टर्मोइल और ये ग्रीनलैंड किस तरफ जाता है ये देखना है। यहाँ जो है वो इलॉन मस्क जो है वो बरतानिया के वज़ीर आज़म, उनके साथ चल रहा है मुस्तकिल उनका। उन्होंने कहा इसको उठा के जेल में डाल दो, इसको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के बारे में जो उनका ताज़ा तरीन बयान आया इलॉन मस्क का, वो कहते हैं इस बंदे को जेल में होना चाहिए। बड़ा रिएक्शन आ रहा है, लेकिन ये है कि वो रिएक्शन कहाँ जाके, किस तरफ जाके जो है वो उसको किस रुख पे जाएगा, कहाँ पर जाएगा, ये मैं नहीं जानता। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को लिबरेट करवाना चाहिए। ये CNBC को कॉल कर रहा हूँ, इलॉन मस्क आस्क इफ अमेरिका शुड लिबरेट द पीपल ऑफ ब्रिटेन। अब मसला ये है कि ये फड्डा जो है फिर पॉलिटिको, ये मुस्तकिल एक जो है ना ऑनसलॉट चल रहा है बरतानिया के साथ इलॉन मस्क का। और पहले तो उन्होंने कहा CNBC कि अमेरिका शुड लिबरेट, और फिर 36 में उन्होंने कहा कि UK स्टैम्बर शुड बी इन प्रिजन। अच्छा जी, और ये मुस्तकिल चल रहा है, ठीक है ना, ये मुस्तकिल चल रहा है। और ये जो है ये अब किस रुख पे जाता है, क्योंकि बात सारी ये है कि यहाँ के मिनिस्टर्स और MPs रिएक्ट कर रहे हैं इस पर, बरतानिया के MPs और मिनिस्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं इस पे। जर्मनी भी रिएक्ट कर रहा है इस पे, जो है वो फ्रांस भी रिएक्ट कर रहा है इस पे, नॉर्वे भी रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट सारे कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ, अच्छा बरतानिया में तो चूंकि इन्होंने कहा ना रिफॉर्म पार्टी, अब रिफॉर्म पार्टी को उन्होंने फराज को कहा, उन्होंने नहीं फराज को नहीं, अब वो जो बंदा है फराज, वही असल में रिफॉर्म पार्टी है, वही बंदा लेके चला है, ठीक है ना। तो मतलब उसी बंदे का आइडिया वो कह रहे किसी और को, तो वो एक गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ घोटाला पड़ा हुआ सारा। अब मतलब वो एक ही तासुर ये भी है कि ये नए जो सोरोस तो नहीं है, या ये कि इनके और ट्रंप के दरमियान मामला कब तक चलते हैं, और ट्रंप क्या ये चाहते हैं जो इलॉन मस्क कह रहे हैं, या ट्रंप कुछ और चाहते हैं। तो मतलब ट्रंप इस वक्त इलॉन मस्क को, मतलब इलॉन मस्क एक बड़ी पावर के साथ है, ठीक है ना। उन्होंने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच टीम बनाई है, सारा आगे पीछे दाएं बाएं। तो वो जो है अब देखना ये है कि ट्रंप जो है वो इलॉन मस्क कितना आगे जाते हैं, और ट्रंप जो है वो और ज़ाहिर है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं उनके, और बाकी लोग भी हैं, बहुत बड़ी टीम है। तो ये अच्छा, इसके साथ ही अब जनाब ये दो हो गए मामले। ब्रेक के बाद अक्सर डिस्कस कर लेंगे। हुतीज़ ने फिर हमला कर दिया इसराइल, जी, फिर इसराइल पे हमला कर दिया, और फिर अमेरिकन शिप के ऊपर भी अटैक कर दिया हुतीज़ ने। ब्रेक के बाद अक्सर डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि वफाकी वजारतों और इदारों में 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, क्या इससे मईशत पर असरात मुरतब होंगे? देखते हैं जी, अभी तो मईशत एक पॉलिटिकल टर्मोइल इतना ज़्यादा है कि उसमें मईशत तो बाद में बात हम करेंगे, ये टर्मोइल ज़रा ख़त्म हो। मैं जो बात करता हूँ हुतीज़ के हवाले से, हुतीज़ ने फिर अटैक किए हैं, और उनका ये जो अटैक हैं उनके, एक तो उन्होंने दोबारा हेरिटमन पे अटैक उनका हुआ है। अच्छा, इसको जो है अब जाहिर है कि ये अटैक इसराइल का मीडिया तो नहीं कवर कर रहा, ना ही ये अरब मीडिया में कहीं है, लेकिन चाइना ने इसको कवर किया है कि जी चाइना से ही खबर है। 20th स्लाइड में कोर्ट के बड़ी सेंसिटिव हैं ये चीज़ें। चाइना ने 20th स्लाइड, यमनी हुतीज़ क्लेम टारगेटिंग US एयरक्राफ्ट कैरियर इन रेड सी इसराइली साइट्स। अच्छा, अब रेड सी पे भी हुआ है, और ये दो इसराइल की साइट, जिसमें एक तल अवीव है और एक उनका दोबारा एक सेंसिटिव
जो टारगेट जिसको वो कहते हैं मिलिट्री टारगेट या जो भी वाइटल, वहाँ पे हिट हुआ है। और साथ ही अच्छा, इसी न्यूज़ को फिर जो इसकी इसी खबर को फिर जो है वो अगर हम देखें तो रशियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। 40th चाइना भी कवर कर रहा है, रशिया भी कवर कर रहा है कि यमनी हुतीज़ ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने हिट किया यूएस एयरक्राफ्ट को। अच्छा, और उसके साथ ही हिजबुल्लाह और बाकी जो हैं वो भी सारे कवर कर रहे हैं कि जी ये अटैक हुआ है दोबारा। अब इसका मतलब ये है कि ये कोई नॉन स्टॉप अटैक्स हुतीज़ के इसराइल के ऊपर हो रहे हैं। इमास हुस्टन जो है वो मौजूद हैं इस वक्त बैरूत में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सीज़ फायर है बैरूत का, यानी हिजबुल्लाह और लेबनान का जो सीज़ फायर है वो ना टूटे। लेकिन ये है कि वो बड़ा एक कच्चा सा है वो मामला। उधर से इसराइल की फ़ौज वापस हटी है, जनूबी लेबनान से नहीं हटी वो उधर, लेकिन ये कि होपफुली वो रह जाएगा। कतर में आज भी मुज़ाकरात जारी हैं, आज भी मुज़ाकरात जारी हैं, और वो जो लिस्ट पेश हुई है जो उनकी तरफ से हमास की तरफ से, उसके ऊपर इसराइल कह रहा है ना, लेकिन वो मुज़ाकरात जारी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। प्रेशर यहाँ पे रखा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे आने से पहले ये सीज़ फायर होना चाहिए गज़ा का। अच्छा, साथ ही दरमियान में जो है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कहा कि मेरे शी जिनपिंग से रब्ता है, मेरा शी जिनपिंग से रब्ता है। मुख्तलिफ जो हमारे दरमियान दोस्त हैं हमारे, उनके थ्रू मेरा शी जिनपिंग से रब्ता है, और हमारा मतलब एक रब्ता है हमारे दरमियान। चाइना ने भी उसको कंफर्म कर दिया है कि हाँ जी शी जिनपिंग से ट्रंप का रब्ता है। और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से ये ध्यान में रखें कि जो इलॉन मस्क हैं, इलॉन मस्क ने कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड सबके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने कर दिया या कह दिया है। उन्होंने रशिया और चाइना के बारे में नहीं कहा अभी तक रशिया और चाइना के बारे में प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की टीम के किसी मेंबर ने भी असल में कुछ नहीं कहा। जो चाइना हॉक्स है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, और जो प्यूटिन के ख़िलाफ़ है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। यानी एक तरह से आप ये देखें कि ये यूरोप में आने वाले दिनों में, मुझे नहीं इल्म कि ये नेटो की क्या सूरत हाल बनेगी, यूरोप के मुल्कों पे सारा प्रेशर यूरोप पे है इस वक्त। यानी इत्तेहादियों पे ज़्यादा प्रेशर है, और जो मुखालफीन है उनका जिक्र ही नहीं है, बल्कि मुखालफीन के बारे में बात हो रही है। तो रब्ता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मेरा तो शी जिनपिंग से रब्ता है, उधर से चाइना ने भी कह दिया हाँ रब्ता है, हमारा तो रब्ता है। उन्होंने बुला भी लिया था, इन्वाइट भी कर लिया था, और आपको पता है टेस्ला की गाड़ियाँ, चाइना, ये सारा मामला। लेकिन इसमें एक जो बात है वो बड़ी अजब सी है, और वो ये है कि जो एक अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन को सबसे पहले तो क्रिसमस मुबारक। आज ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं वो आज क्रिसमस मना रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यानी जो ईस्टर्न यूरोप, जो कि असल रोमन एम्पायर, जूलियन कैलेंडर, जूलियस सीजर 48 कबल मसीह, जूलियस सीजर वाला, ठीक है ना, बहुत अरसे तक 1500 साल चला वो कैलेंडर, फिर जाके वो जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने चेंज किया। तो वो जो 13 दिन का फ़र्क है वो आज वहाँ पे प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो आज क्रिसमस मना रहे हैं। वो चर्च जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स चर्च। यूक्रेन में भी ऐसे ही हो रहा है, बल्गारिया में, आर्मीनिया में, ग्रीस में, कॉप्टिक जो चर्चेज़ हैं इजिप्ट के अंदर, इथोपिया में, यहाँ पे जॉर्जिया में, यहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है। अच्छा, तो उनको सबको क्रिसमस मुबारक हो। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो टर्की है, प्रेसिडेंट उर्दुगन ने आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुलाकात उनकी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग उनकी हुई है, और वो अंकारा में हुई है, और वो उनकी हुई है मसरूर बरज़ानी के साथ। ये मसरूर बरज़ानी जो हैं ये इराक़ का जो कुर्द इलाका है, जो कि ऑटोनमस रीजन जिसको बड़ी हद तक आज़ादी दी हुई है, ख़ुद मुख्तार इलाका है वहाँ के, तो मसरूर बरज़ानी जो है इरबिल है जहाँ पे, तो वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे प्रेसिडेंट उर्दुगन ने मुलाकात की है। अच्छा, ये जो है ना ये इलाका, ये अब आप देखें कि ये वो 4 इलाके हैं ना, ये मतलब एक बड़ा इलाका है इरबिल का, और ये अब इसकी आप अगर जोग्राफ़ी देखें तो ये इराक़ में ही है, ये इराक़ का ही शुमाली इलाका है, इराक़ के अंदर ही ये इलाका है, लेकिन ये कुर्द इलाका है, इरबिल वगैरह की साइड है।
सुलेमानिया और ये सारे इलाके, ईरान भी साथ है और टर्की भी साथ है। अच्छा ये एक मिनट ज़रा दोबारा देखें, ये वो जगह है जहाँ के बारे में मैं कहता हूँ, ये वो नुक्ता है जहाँ मैं कहता हूँ कि मैं पहुँचा एक जगह पे तो मैंने देखा एक तरफ ईरान था एक तरफ तुर्की था। ये मैं इस जगह की बात करता हूँ। मैं इरबिल से जब ट्रैवल करके इरबिल से मैं आगे एक नुक्ते तक पहुँचा ऊपर, तो मैंने जो मैं कहता हूँ ना अक्सर कि मुझे उन्होंने कहा इधर ईरान है भाई, इधर तुर्की है, तो वो है पॉइंट जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर जो है वहाँ खड़े होकर आप देखें तो इधर ईरान है, इधर तुर्की, एक तरफ पीछे जो है इराक है। एनीवे, तो यहाँ जो मजरूर बरज़ानी जो है ये वहाँ पे, और यहाँ पे दाइश के साथ बहुत लड़ाई इन्होंने लड़ी है इन कुर्दों ने, और ये कुर्द जो हैं ये सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ भी बहुत थे, और ये मजरूर बरज़ानी जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं। अब इनसे मुलाकात हुई है जनाब तैयब एर्दोगन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि एक प्रॉपर कुर्द इराक़ के कुर्द इलाकों के वज़ीर आज़म का अनकरा जाना इन हालात में, जबकि जैतून की शाख बढ़ाई हुई है प्रेसिडेंट एर्दोगन ने पीकेके की तरफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुलाकात होना। लेकिन इसके दरमियान में एक जो बात इसराइल की तरफ से हुई है वो बड़ी अजीब सी बात हुई है। आज इसराइल ने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये आलमी दुनिया से ये कहा है कि जी कुर्दों को आज़ादी दिलवाई जाए और तुर्की पे प्रेशर। ये तुर्की के साथ जो है ना, ये एक बात किसी न किसी जगह ऐसा लगता है कि तुर्की और इसराइल का टकराव हो जाएगा। हालांकि दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी हैं और सारे, लेकिन ये कि कहीं ये कुर्दों के मामले पे ये नेतन्याहू ईरान से ज़्यादा शायद तुर्की से पंगा लेने का इनका प्लान है। तो इन्होंने 2-3 मैसेजेस भेजे हैं वहाँ पे कि, और ख़ास तौर पे इन्होंने ये जो बात की है ना आज एक टाइम्स ऑफ इसराइल में कोट कर रहा हूँ 40 सेकंड, इसराइल कॉल्स फॉर इंटरनेशनल प्रेशर ऑन टर्की टू स्टॉप अटैक्स ऑन कुर्द। ये कुर्दों के वहाँ पर पीकेके के चाचे मामे आ गए हैं, इन्होंने जो है इसराइल ने वो टॉक्स कर रहे हैं, और ये जो है, और अरब न्यूज़ भी इसको, अरब न्यूज़ बड़ा हाईलाइट किया उसने कि इसराइल क्योंकि सऊदी अरेबिया देखिए ना, इसराइल कॉल्स फॉर प्रेशर ऑन टर्की टू स्टॉप अटैक ऑन कुर्द। ओ भाई इसराइल का क्या ताल्लुक है? या तो अमेरिकन कह रहे हैं उनसे कि आप तुम ये बात करो, लेकिन ये इसको टर्की बड़ा सीरियस ले रहा है, बहुत सीरियस ले रहा है इस पूरी बात को कि ये इसराइल दरमियान में जब हम पीकेके से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर डालो टर्की पे। आज जो है वो अहमद शरार की जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो गए हैं जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और जॉर्डन। आज जॉर्डन में उनकी मुलाकात हुई है, और ये जो मुलाकात हुई है मजरूर बरज़ानी की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि कुर्द एक मामला जो है वो तय करने जा रहे हैं इस वक्त टर्की के साथ, और बीच में इसराइल ने एक पंगा डाला हुआ है बीच में। अच्छा, ये जो वहाँ का अपना मीडिया है ना कुर्दों का, वो भी इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा है। जो 28 देखो ना, रुदवा उनका बड़ा अखबार है उनका, तो वो PM बरज़ानी टू मीट एर्दोगन इन टर्की, मतलब वो इसको बड़ा अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, ईरान भी कंफर्म कर रहा है कि जी, यमन ने कंफर्म किया। देखिए ना, ये जो ईरान की मीडिया है ये कह रहा है कि जी ये जो है, अच्छा टर्की का मीडिया भी कह रहा है, टर्की का मीडिया भी कह रहा है कि ये कुर्दों अटैक हुआ है इनका, जो यमन ने दोबारा अटैक किया हुतीज़ ने, इसको टर्की का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इसको चाइना का भी कर रहा है इसको। लेकिन ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल है कि इसकी कोई अगर तरदीद नहीं हो रही वहाँ से, या तो तरदीद होनी चाहिए अमेरिकी, क्योंकि हैरी ट्रूमन पे फिर मुसलसल अटैक, और फिर उसके बाद तल अवीव के ऊपर, और फिर हैफा तक गए हैं, ये फिर आ गए हैं हैफा तक, और एक जनूबी इसराइल पे भी मारा है इन्होंने मिसाइल और वहाँ गिरा है। तो हुतीज़ तो नॉन स्टॉप एक ऑनस्लॉट पे आए हुए हैं, और इस दौरान जो है अब देखें ये चारों तरफ इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इतना कुछ हो रहा है इसमें। ये जो सीरिया की सिचुएशन है ना, और उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन आज नॉर्थ कोरिया ने तस्दीक किया कि हाँ हमने वो मिसाइल चलाया है, इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल हमने चलाया है, और बड़ा ज़रूरी था इस वक्त। तो जापान से शायद वो फ्रांस चले जाएंगे, और अब 12-13 दिन रह गए, टोटल 12 दिन रह गए प्रेसिडेंट ट्रंप के आने में। ये ग्रीनलैंड मुझे लगता है कि शायद उससे पहले ही बरतानिया किस तरह रेजिस्ट करता है, और मैक्रों और जर्मनी और बाकी किस मुल्क पे जो है वो टोपी आती है। अभी तो यूरोप और उधर ग्रीनलैंड और पनामा और ये सारा है, लेकिन वहाँ से निकल के फिर इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा देर नहीं लगे, ये चैटर शुरू हो गया है उनका आपस में, उनकी टीम का, कि जी बाकी अब मुल्कों को किस तरह से
कहाँ पे कैसे देखना है। और जाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्क अपने आप को इंटरनली इस वक्त ताकतवर कर रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल ना हो, कि उसका अचानक कोई बड़ा इवेंट हो जाए, बड़ी कोई बात हो जाए तो उसमें पता चला कि मुल्क के अंदर कहीं और मामला पे तकसीम है। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जितना जल्द वो आए उतना ज़्यादा बेहतर है हर मुल्क में, उन मुल्कों के लिए और पाकिस्तान में हमारे लिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। आपको